दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपकी सेवा में फिर से हाजिर हुआ हूँ और काफ़ी अरसे से मेरे पास में जो है रिक्वेस्ट आ रही थी लोगों की। लोग कह रहे थे कि साहब जो नए क्रिमिनल लॉज हैं इनके बारे में एक बार फिर आप बातचीत करें और समग्रता से करें। तो आज मुझे थोड़ी फुर्सत है और इस फुर्सत में मैं आप सबको उसी के बारे में बताऊंगा, मोटी मोटी बातें बताऊंगा। काफ़ी अरसा हो गया है जो नए क्रिमिनल लॉज हैं उनको इंट्रोड्यूस हुए, चल रहे हैं। छोटी मोटी दिक्कतें आ रही हैं तो कोर्ट अपनी डायरेक्शंस भी दे रहे हैं, उन चीज़ों को क्लैरिफाई भी कर रहे हैं। पुलिस के लेवल पे भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ट्रायल के, प्रोसीडिंग के, बेल के, इनके लेवल पे भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं आप सब लोगों की मांग को मद्देनज़र रखते हुए एक बार फिर इसकी बात करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि जो विषय है वो थोड़ा सा लंबा विषय है। तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जो अंग्रेज़ी शासन था उसके दो हिस्से थे। अंग्रेज़ों ने ही किया, गोरों ने ही शासन किया, एक 1857 से पहले और एक 1857 से बाद आज़ादी तक। दो जो है इसके हिस्से थे। 1857 से पहले जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, हालांकि ऑन बिहाफ ऑफ इंग्लैंड की जो महारानी शासन करती थी उन्हीं के बिहाफ पे वो करती थी। उन्हीं का जो है उनको आशीर्वाद प्राप्त था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा धन दौलत आप हमारे देश में लेके आओ। 1857 में जब स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई लड़ी गई, जिसको ही ये अंग्रेज कहते हैं कि सिपाही म्यूटनी, जबकि ऐसा कुछ नहीं, उसमें सभी भारत के उस वक्त के हमारे वीर योद्धा शामिल हुए और एक बहुत ही बड़ा प्रयास किया। अंग्रेज़ों को एक बार तो दिल्ली से भगा ही दिया था, परंतु फिर ऑर्गेनाइज ना होने के कारण, इतने संसाधन ना होने के कारण वो फिर से आए। तो फिर जो इंग्लैंड की महारानी थी उस वक्त, विक्टोरिया, उसने ये महसूस किया कि यहाँ पे हिंदुस्तान में, भारत में अब डायरेक्ट जो है सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। और 1857 के बाद उन्होंने अपने सत्ता हाथ में ले ली और जो सरकार के ज़रूरी अंग थे उनको भी प्रतिस्थापित किया। उसमें पुलिस एक्ट था, उससे पहले पुलिस नहीं थी, पुलिस भी लेके आए। ये क्रिमिनल लॉस बिट्स एंड पीसेस में थे, उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया। आईपीसी आई, सीआरपीसी आई और एविडेंस एक्ट आया। उससे पहले भी प्रयास हुए थे। 1934 में जो फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पे, उसमें लॉर्ड मैकाले को कहा कि आप जो इसके कानून है इसका कुछ करें। तो उन्होंने ड्राफ्ट बनाया, वो ड्राफ्ट किसी ने मंजूर किया नहीं, आता रहा जाता रहा। पर जब 1857 के बाद में पता पड़ा कि हाँ भाई ये बहुत ज़रूरी है, तो 1857 के बाद वो जो एक्ट था, जो इंडियन पेनल कोड था, उसको मंजूरी दे दी गई। तो दोस्तों, इस तरह से बीएनएस, यानी कि जो अब बीएनएस है आईपीसी की जगह, भारतीय न्याय संहिता 2023, उससे पहले जो आईपीसी थी वो आई।
तो हम थोड़ा थोड़ा तीनों एक्ट के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं बीएनएस की। तो बीएनएस में और आईपीसी में जो धाराएं हैं उनका जो अंतर है वो इतना है कि पहले जो धाराएं थी आईपीसी में 511 थी, अब बीएनएस में वो 358 हो गई हैं, और यानी कि 53 धाराएं कम हैं। और क्योंकि अरसा बहुत हो गया था तो 20 नए क्राइम भी इसमें जोड़े गए। 33 जो क्राइम थे जिनमें आवश्यकता थी कि पनिशमेंट बढ़ाना है, उनमें पनिशमेंट बढ़ा दिया गया। 83 में फ़ाइन बढ़ाया, और 23 ऐसे ऑफेंस थे जिनमें मिनिमम पनिशमेंट जो है उसको निर्धारित कर दिया गया, और एक नए तरह का पनिशमेंट कम्युनिटी सर्विस वो भी ऐड किया गया। और ये सब बातें, ये फ़र्क हुआ बीएनएस और आईपीसी का मोटे तौर पे। अब अगर देखें तो कुछ कुछ चीज़ें जो मैं बात बताना चाहता हूँ वो हैं कि जो पहले राजद्रोह था, जो आईपीसी की सेक्शन 124A में था सेडिशन, उसको हटा दिया। राजद्रोह को बदल के देशद्रोह यानी कि राष्ट्रद्रोह शब्द ट्रीजन आ गया। और ये जो फ़र्क है राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह, इसमें मोटे तौर पे मैं ये कह सकता हूँ 150 बीएनएस में है, इसमें मोटे तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो राजद्रोह है वो कर सकते हो, राष्ट्रद्रोह आप नहीं कर सकते। राजद्रोह जो लोग आज शासन में हैं उनको की आलोचना आप कर सकते हो। आपने देखा होगा जो प्रधानमंत्री है उसकी भी आलोचना होती है, तो इसको फॉर्मलाइज किया गया। परंतु आप राष्ट्र का आलोचना, राष्ट्र का के साथ द्रोह वो आप नहीं कर सकते। जो सरकार काम कर रही है, आप उन व्यक्तियों की, उन लोगों की जो विशेष पदों पे, उसकी आलोचना आप कर सकते हो। तो ये फ़र्क हुआ। एक कुछ ऑफेंस थे जो केवल एक ख़ास जेंडर के लिए थे, उनको भी बदल के और जेंडर न्यूट्रल यानी कि अब दोनों ही तरह, जैसे अगर मैं उदाहरण दूं कि एक सेक्शन होता था 366A आईपीसी, वो था कि जो माइनर गर्ल है उसके प्रोक्योरमेंट कोई करता है, उसका था। अब जो 96 बीएनएस है उसमें माइनर गर्ल भी है और माइनर बॉय भी है, यानी कि चाइल्ड से रिप्लेस करके इसको न्यूट्रल कर दिया है, जेंडर न्यूट्रल कर दिया है। इसी तरह जो नए ऑफेंसेस में जोड़े गए हैं, और एक ये किया कि जो माइनर की पहले डेफिनेशन थी 16 साल, उसको बढ़ा के 18 साल कर दिया गया है। टेररिज्म एक नया जो है ऑफेंस जोड़ा गया है। टेररिस्ट को पहले भी गिरफ्तार करते थे, परंतु आईपीसी की विभिन्न धाराओं में करते थे। कोई स्पेसिफिक धारा आतंकवाद की नहीं थी। आतंकवाद को परिभाषित किया, और आतंकवाद को अब जो है 113 बीएनएस में जो है रख दिया है। और इसमें इसकी डेफिनेशन में जो एक विशेष बात है, और तो सारी चीज़ें वही हैं, इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, ये सब है। एक जो चीज़ मैं विशेष तौर पे कहूँगा वो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। पहले जो सिक्योरिटी की बात होती थी वो वायलेंट चीज़ें थी, अब इसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी, क्योंकि आज लड़ाई वो लड़ाई नहीं है कि बॉर्डर पे जाके दोनों तरफ से तोपें चल रही है। आज अगर किसी देश को उजाड़ना है और उसकी लड़ाई किसी देश से चल रही है, तो वो करेगा क्या कि उसकी इकोनॉमी को बर्बाद कर देगा। या जो लोग राष्ट्र के दुश्मन हैं वो आर्थिक जो है वो सुरक्षा को सेंध लगाएंगे, उसको ख़राब करेंगे। तो ये भी इतना ही बड़ा ऑफेंस है। टेररिज्म जो है इकोनॉमिक ऑफेंस को भी हमने जोड़ दिया है, जो इसमें एक विशेष बात है। और ऑर्गेनाइज क्राइम भी पहले नहीं था, संगठित अपराध, इसको भी परिभाषित किया।
और इसकी डेफिनेशन 111 BNS में दी और 112 BNS में इसका पनिशमेंट है। और पनिशमेंट है बहुत ही सीवियर, 10 साल की सज़ा भी है मिनिमम, और इम्प्रिजमेंट और सजाए मौत तक है, लाइफ इम्प्रिजमेंट भी है, सजाए मौत भी है। अब इसमें जो पीछे हमने देखा जो चल रहा था, सुपारी लेके मर्डर करना, एक गैंग है सुपारी लेके मर्डर करता है, तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। लैंड ग्रैब करने वालों का, लैंड ग्रैबर्स का भी गैंग है, ज़मीनों पे कब्जा करते हैं, तो ये भी वो सब है। फाइनेंशियल स्कैम है, आप देखते हैं बहुत हो रहे हैं। गैंग है जो लगा रहता है और लोगों को फंसाता है, उनकी सारी आय, उनसे इनकम जो है वो सब ले लेता है, तो ये भी एक स्कैम है, ये भी एक तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम है। और साइबर क्राइम सिंडिकेट तो हैं ही, आप रोज़ देखते हैं कि किस तरह से ये होता है। फिर मास मार्केटिंग फ्रॉड है, बहुत चलते हैं कि साहब ये आपको ये मिल जाएगा, आप इतना करोगे तो ये मिल जाएगा, और उसमें फंसाते हैं। तो आप देखें कि ये जो नए कानून हैं ये एक तरफ से जो पुराने चीज़ें थी उनको भी जोड़ रहे हैं, और जो नए ऑफेंस हैं जिनको पहले इतनी तरजीह नहीं दी जाती थी, अलग करते थे इकोनॉमिक ऑफेंस और उस ज़माने में होते भी नहीं थे, उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है। एक और सेक्शन जोड़ा है जिसके ऊपर बड़ा वाद विवाद हो रहा है, वो है मॉब लिंचिंग, यानी कि एक भीड़ जो है किसी को पीट पीट के मार देती है। और इसका लिए जो सेक्शन है वो 103(2) है, और इसमें मिनिमम पनिशमेंट जो है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ पेनल्टी भी है इसमें। ये इतना सीवियर है। इसमें 5 या 5 से ज़्यादा लोग यदि किसी को ग्रीवियस हर्ट या मर्डर करते हैं, मारते हैं, किस बेस पे? रेस के ऊपर, संगठित हैं एक रेस के ऊपर कि हमारी रेस सुपीरियर है आपकी से, कास्ट के ऊपर इकट्ठे होके और मॉब लिंचिंग करते हैं, या फिर एक कम्युनिटी जो है लिंचिंग करती है, या सेक्स के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, और सबसे इम्पोर्टेंट है पर्सनल बिलीफ, जो आपके विश्वास हैं, यानी कि धर्म। अगर आप धर्म को लेके, एक विशेष धर्म के लोग इकट्ठे होके दूसरे धर्म के लोगों को इस तरह से मॉब के साथ लिंचिंग करते हैं तो वो इसमें शामिल होगा। गैंग रेप जो था उसको भी इसमें नए कानून में अलग से जगह दी गई है। इसमें 70 BNS है, और इसमें एक चीज़ ये मिनिमम पनिशमेंट डिसाइड किया है कि गैंग रेप में 20 साल से कम की सज़ा किसी भी रूप में नहीं होगी। और जो अगर मान लिया जाए गैंग रेप जो माइनर के साथ है तो उसमें पेनल्टी डेथ है। और इसमें जैसा मैंने बताया कि इसमें जो पेनल्टी है जो लगेगी उसके ऊपर, वो विक्टिम को जाएगी, क्योंकि अब इसका नाम जो है भारतीय दंड संहिता नहीं है, भारतीय न्याय संहिता है। तो न्याय जब माना जाएगा जब जिसने ये कृत्य किया है, जिसने ये क्राइम किया है, उसको तो दंड मिले, और जो विक्टिम है उसकी क्षतिपूर्ति हो, उसको कुछ कंपनसेट हो। तो इसलिए इसमें ये भी एक नई चीज़ है। जो रेप का विक्टिम है उसकी कोई भी किसी भी तरह से कहीं बताएगा नहीं, कोई अधिकारी है, कुछ है, उसकी आइडेंटिटी के साथ फला है क्योंकि ये एक सोशल स्टिग्मा हो जाता है, उसका जीना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो चीज़ है ये भी नहीं होगी। अगर कोई करता है, कोई अधिकारी कोई कुछ करता है, तो इसमें 2 साल की पनिशमेंट उसके लिए भी है जो उसकी पहचान को सार्वजनिक करेगा। दोस्तों, जो रेप का पनिशमेंट है वो BNS 64 में 6 से 7 साल से बढ़ा के 10 साल कर दिया है। इसमें एक और है सेक्शन 69, बड़ा विवाद है, और इसको लव जिहाद में लोग कहते हैं, लव जिहाद का सेक्शन। और इसमें हुआ ये है कि कोई अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, अपनी पहचान छुपाता है कि मैं इस धर्म का नहीं हूँ, या मैं वो हूँ, ये हूँ, ये करके अगर किसी को फंसाता है, शादी करता है और ये करता है, तो उसको मिनिमम 10 साल की सज़ा होगी। अब अगर हम ये मोटी मोटी चीज़ें मैंने बताई भारतीय न्याय संहिता की, अगर हम CRPC की बात करें तो उसकी जगह भारतीय नागरिक
सुरक्षा संहिता को लाया गया है, यानी कि BNSS को। और इसमें अगर हम देखें तो 484 पहले सेक्शन होते थे CRPC में, और अब ये 531 हो गए, यानी कि 47 सेक्शन बढ़ गए, पर कायदे में बढ़े नहीं हैं। जो पार्ट्स में थे, बिट्स एंड पीसेस में जोड़ रखे थे, कभी कभी ये अमेंडमेंट हुआ, वो जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, उनको अब पूरा नंबर दे दिया गया है, पार्ट्स में छोड़ा नहीं है, उसकी वजह से ये नंबर बढ़ गया है। अब इसमें सबसे पहली बात FIR, जो सेक्शन 154 CRPC में थी, अब 173 BNSS में है। और इसकी जो मैं सारे ही इन तीनों, अगर क्रिमिनल लॉज की बात करूं तो इसमें इम्फेसिस जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को, इन सब चीज़ को ज़्यादा तरजीह दी गई है। तो FIR अब इलेक्ट्रॉनिकल भी दर्ज हो सकती है, पहले ये नहीं था, पर उसको 3 दिन के अंदर आके दस्तखत करने पड़ेंगे कंप्लेनेंट को, ये इसमें प्रोविज़न है। जो औरतों से जुड़े हुए अपराध हैं उनको, उनकी FIR लेडी ऑफिसर ही दर्ज करेगी। मर्द के सामने हमारी बहनें, माताएं उतनी कंफर्टेबल महसूस नहीं करती, ये फैक्ट है। तो अब महिला करेगी, और इसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। उसने क्या कहा, उसने जो कहा वो रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग रहेगी, प्रिजर्व रहेगी, रिकॉर्ड पे रहेगी। क्योंकि ये शिकायतें आती हैं कि जी मैंने जैसे कहा वैसा लिखा नहीं। इसमें आवाज़ भी होनी चाहिए और पिक्चर भी होनी चाहिए, ऑडियो और वीडियो दोनों। एक जो इसमें और प्रोविज़न किया है 173 BNS में, वो जो 173 BNS में जो प्रोविज़न किया गया है, उसमें BNSS में जो प्रोविज़न किया गया है वो ये कि अब प्राइमरी इंक्वायरी की जा सकती है FIR दर्ज करने से पहले उन ऑफेंसेस में जो 3 साल से ज़्यादा और 7 साल से कम है। फटाफट FIR करने की आवश्यकता नहीं है। अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया सुप्रीम कोर्ट के, वहाँ पे केरल हाई कोर्ट का था। उसमें एक टीचर था, उसने वो बैत से एक बच्चे की पिटाई कर दी, जैसे पुराने ज़माने में होती थी। तो उठा के उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई, पॉक्सो में भी हो गई और IPC BNS में भी हो गई, और उसे जमानत हाई कोर्ट ने भी नहीं दी। तो सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई टीचर से इस तरह के जितने मामले हैं उसमें जो DGP है केरल का, वो आदेश दे सभी पुलिस स्टेशन को, पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी और उस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद ही आगे जो है मुकदमा दर्ज करें या ना करें, इसकी बात होगी। एक अच्छा निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं। अब एकदम फटाफट FIR करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इसमें यह है कि उसको 14 दिन में ये डिसाइड करना होगा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के। और अगर वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आयोग कर रहा है तो उसको उसके जो सुपीरियर ऑफिसर है DSP, उसकी भी परमिशन उसको चाहिए। एक और प्रोविज़न है 0 FIR का, वो भी जो है इसमें आ गया, बड़ी अच्छी बात है। जो पहले 0 FIR जो थी वो थी, परंतु उसका कोई मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं था। अब इसमें कर दिया है BNSS में, और इसमें करना ये होगा कि अगर कोई आदमी किसी भी क्राइम की किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाना चाहे, जहाँ वो कंफर्टेबल है, तो उनको लिखनी पड़ेगी, कार्रवाई करनी पड़ेगी, और फिर उसको जो जुरिस्डिक्शन का है कार्रवाई करने के बाद में वहाँ पे उसका रिकॉर्ड भेजना होगा। अब पुलिस कस्टडी रिमांड के ऊपर भी है कि 15 दिन तक दे सकते हैं, और ये ब्रोकन भी दिया जा सकता है इन पार्ट्स। पहले क्या था कि PC एक बार मिल गया तो दोबारा नहीं मिलता था। अब क्या ब्रोकन आप ले सकते हो, अगर 10 साल तक उसमें सज़ा का प्रोविज़न है तो विदिन 40 डेज़
10 साल से ज़्यादा है तो विदिन 60 डेज ये प्रोविज़न भी कर दिया है। और एक और अच्छा काम हुआ कि जो फॉरेंसिक टीम है वो 7 साल से ज़्यादा के जो ऑफेंस है उसमें स्पॉट पे विजिट करेगी, ये अब ज़रूरी कर दिया गया है। और जो भी प्रोसीडिंग पुलिस कर रही है जनता के साथ में, उस सब की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करेगी, जिससे कि कोई शक ना हो कि किस तरह से पुलिस ने वो प्रोसीडिंग की है। एक हथकड़ी जो है वो बड़ा विवाद था पहले, हथकड़ी जो थी अब उसको स्पष्ट कर दिया है 43(3) BNSS में, यानी कि अब हथकड़ी जो है उसको स्पेसिफाई कर दिया है कि भाई आप इन चीज़ों में पुलिस लगा सकती है। भाग जाते थे मुलजिम, तो अब जैसे कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, बार बार कर रहा है, फिर भाग जाएगा, तो उसके लिए जो टेररिस्ट है, जो मर्डर का, रेप का, इस तरह का है, तो उन सब में हथकड़ी लगाई जा सकती है। पहले हथकड़ी लगाई जाती थी हर केस में, पहले कोर्ट से परमिशन लेनी होती थी। अंडर ट्रायल्स के लिए बहुत ही अच्छा कानून आया है, और अंडर ट्रायल के लिए ये है कि अगर फर्स्ट टाइमर है और उसने 1/3 अपनी जो सज़ा है, जितनी उस मतलब ऑफेंस की सज़ा हो सकती है, उसका 1/3 काट लिया तो उसको ज़मानत देनी पड़ेगी। अगर वो फर्स्ट टाइमर नहीं है, पहले भी आया है, तो उसने आधी सज़ा यदि काट ली है तो उसको ज़मानत देनी पड़ेगी। ये प्रोविज़न नए इसमें आया है। अब जो चीज़ें हैं उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक जो चीज़ हमने देखा था कि जेलें भरी पड़ी हैं, और जेलों में जो है, जेलों में अंडर ट्रायल चले जा रहे हैं, उनका कोई वली वारिस नहीं है। तो अब जो है सुप्रिटेंडेंट जेल देखता है कि कोई किसी की ज़मानत नहीं भर रहा है और उसको नया है तो 1/3 काट चुका है, 1 हाथ पे, तो ये जिम्मेदारी अब जेलर की है कि वो कोर्ट में मूव करे और उसकी ज़मानत कराए। एंटीसिपेटरी बेल जो है वो जो गैंग रेप का एक्यूज़ है उसको नहीं मिलेगी, जो माइनर रेप का है उसको अब ये नहीं मिलेगी। जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसमें मोटे तौर पे अगर मैं कहूँ तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड है उसको प्राइमरी एविडेंस में शामिल करने से सारी चीज़ें एकदम बदल जाएंगी, क्योंकि पहले ओरल एविडेंस ही प्राइमरी एविडेंस था। अब ये जो है इसमें जो 2(1)D है डॉक्यूमेंट्री, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस को जोड़ दिया गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स में क्या क्या शामिल है, सेमीकंडक्टर, मेमोरी, कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो भी हैं, चाहे वो मोबाइल है चाहे कुछ है। इसमें एक चीज़ और स्पष्ट की है कि एक से ज़्यादा, अगर एक ही जगह मान लिया CCTV की रिकॉर्डिंग 4 जगह हो रही है तो ओरिजिनल कौन सी होगी, चारों ही ओरिजिनल मानी जाएंगी। और जो पुलिस एविडेंस पेश करेगी डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इसमें अगर उसमें कोई डाउट करता है डिफेंस का वकील, तो फिर ये बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसके ऊपर है कि वो साबित करे कि ये गलत है, टेम्पर्ड है या ये है। ये भी इसमें मुख्य रूप से कर दिया गया है। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं इसमें आगे नहीं बढ़ूँगा। हालांकि बहुत सारी बातें मुझे कहनी थी, पर लोगों के अभी बहुत सारे जजमेंट आ रहे हैं, चीज़ें क्लैरिफाई हो रही हैं आस्ते आस्ते, और लोगों को पता चल रहा है। मैं फिर से दोबारा भी समग्रता से इसे बताने के लिए आऊँगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।